दोस्तों बात करें तो इंडिया के मोबाइल फोन मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, बहुत कमाल कमाल के फोन्स आते हैं, लेकिन काफी सारी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे जुड़ी हुई है। वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉब्लम बता दो, वो होती है अफोर्डेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन्स की। यानी कि कहने का मतलब ये कि यहाँ पे स्मार्टफोन्स जो रहते हैं ना, वो बहुत तेजी से यहाँ पे महंगे होते हुए जा रहे हैं। जहाँ एक जमाने में 30,000 रुपए के फोन को फ्लैगशिप या फ्लैगशिप कलर माना जाता था, आज 30,000 रुपीज को लिटरली मिड रेंज बोला जाता है। क्या आप लोग बिलीव कर सकते हो? और ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो मोबाइल फोन जो रहते हैं, खास तौर पे प्रीमियम फोन्स, वो लोगों की रीच के बाहर ही हो रहे हैं। और उसको बेचने के लिए जो कंपनीज होती है, वो अलग अलग स्कीम, ऑफर, ईएमआई दिखा के आपको बेचना चाहती है मोबाइल फोन्स को। लेकिन क्या स्ट्रेटेजी कब तक चलेगी, कुछ नहीं पता। इसके साथ अगली चीज ये कि अगले साल मोबाइल फोन के रेट्स हो सकते हैं इंक्रीज। आज देखा जाए तो आर्टिफिशियल डिस्काउंट्स और काफी सारी चीजें दिखा के मोबाइल फोन बेच लेते हैं, लेकिन अगले साल ही काफी सारी चीजें बंद होंगी और इन जनरल पूरी इंडस्ट्री के अंदर प्राइस हाइक देखने को मिलेगा, खास तौर पे मोबाइल फोन्स के अंदर। देखने वाली बात है तब यहाँ पे कहानी क्या बनती है, लेकिन एक फंडामेंटल प्रॉब्लम चल रही थी और कंज्यूमर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। अगली दिक्कत जो आज के समय में कंज्यूमर्स यहाँ पे फेस करते हैं, वो करते हैं आफ्टर सेल्स सर्विस की। आप लोगों के साथ कितनी बार हुआ है कि आप लोग एक सर्विस सेंटर में जाते हो खराब फोन लेके, लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे आपके फोन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। फोन की कीमत इतनी बताई जाती है उसको रिपेयर करने की, कई बार उसमें नया फोन आ जाता है, या फिर कई बार पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते। किसी कंपनी की आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी है, लेकिन कई सारी कंपनीज ऐसी है जिसकी सर्विस खराब है, कहीं किसी का सर्विस सेंटर में बेकार एक्सपीरियंस है। और आफ्टर सेल सर्विस ऐसी चीज है जो यहाँ पे आज के समय ज्यादातर कंपनीज वहां पे स्ट्रगल कर रही है। ये एक चीज यहाँ पे चल रही है और कंज्यूमर इससे बहुत ज्यादा परेशान है। अगली चीज आती है यहाँ पे मोबाइल फोन के डेटा प्लान इंक्रीज होना। कई समय तक हम लोग अटकलें लगा रहे थे कि प्राइस हाइक होगा, लेकिन आज के समय में जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने प्राइस हाइक कर दिया है। और जिस डेटा के लिए हम पहले कम पैसे दिया करते थे, अब उसी चीज को यूज करने के आपको ज्यादा पैसे देने। और इन जनरल पूरी इंडस्ट्री में ये ट्रेंड आया है। लेकिन एक जमाने में बहुत सस्ता हुआ करता था, काफी सारी चीजें अच्छी थी और धीरे धीरे इनका प्राइस हाइक आता चला गया। और अब तो ये बात चल रही है, जहां पहले आप पैसे देते थे ना कॉलिंग और एसएमएस के, 2016 में जीओआई ये बंद हुआ, लेकिन अब बात चल रही है कि अगले साल या कुछ समय के बाद ये सारी चीजें दोबारा से वापस लेकर आई जाए, क्योंकि अभी जो एक एरा था ना फ्री डेटा और चीप डेटा का, वो हम यहाँ पे क्रॉस कर चुके हैं। ये भी एक कहानी यहाँ पे चल रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बता सकता हूँ कि डेटा के प्लान्स भले ही महंगे हुए, लेकिन क्वालिटी ऑफ सर्विस का क्या। बीएसएनएल आज के समय में सस्ता है सबसे, लेकिन क्या आपको बीएसएनएल के अंदर क्या वैसी रिलायबिलिटी मिलेगी, क्या वैसा स्टेबिलिटी मिलेगी? यार ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। भले ही जियो, एयरटेल ज्यादा पैसे आप लोगों से ले रहे, क्या आपको बेटर सर्विस उतनी प्रोवाइड करेंगे, बेटर स्पीड्स प्रोवाइड करेंगे? ये एक सवाल है। यानी कि आपकी सर्विस की क्वालिटी भी इंप्रूव नहीं हो रही उतनी, लेकिन प्राइस तो आप ज्यादा ही पे कर रहे हो यहाँ पे। ये भी कहानी यहाँ पे मार्केट में चल रही है। और इसी के साथ ही बात करें तो इंडिया में आज के समय में जो मोबाइल फोन के अंदर जो डोमिनेंस है ना, वो चाइनीज कंपनी की थोड़ी सी ज्यादा है। बात करें तो शॉमी ग्रुप है आपका, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स है और ट्रांजियन होल्डिंग है। जिन तीनों कंपनीज की देखा जाए तो इन्होंने मोनोपोली यहाँ पे क्रिएट कर रखी है और स्मार्टफोन मार्केट को यहाँ पे एक तरह से कंट्रोल करते हैं। इसके बाहर कुछ और कंपनीज भी है, लेकिन नॉन चाइनीज कंपनीज का शेयर अभी भी उतना नहीं है। सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पर आपकी सैमसंग आती है। लेकिन चाइनीज कंपनी के साथ बेटर चीज ये थी कि यहाँ पे ये लोग अच्छे फोन्स लेकर आए, अफोर्डेबल रेट में प्रोवाइड करवाए, जिस कारण से मार्केट में इवॉल्व कर गए। लेकिन अब मार्केट में अपनी डोमिनेंस बनाने के बाद अब ये सारी कंपनीज अपने हिसाब से यहाँ पे काम कर रही है और देख के अच्छा नहीं लगता कई बार कि कोई इंडियन कंपनी यहाँ पे टक्कर नहीं ले पाती। इंडिया में देखा जाए तो सिर्फ एक ही कंपनी है, लावा, जो यहाँ पे लिटरली काम करते हैं, थोड़े बहुत फोन निकालते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरी कंपनी है ही नहीं जो मोबाइल फोन स्पेस में यहाँ पे काम करे और इंडियन कंज्यूमर को एक अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पर निकाल कर दे। यही एक सैड रियलिटी चल रही है इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट की। लेकिन एक बात यह कि चाइनीज कंपनी जहां एक जमाने में अपने आप को सस्ते के अंदर बेहतरीन आपको ऑप्शन डिलीवर किया करती थी, वो भी अब धीरे धीरे अफोर्डेबिलिटी बजट से ऊपर मूव ऑन करने लगी है और वो भी अब ऐसे सेगमेंट में जाने लगी है चाइनीज कंपनी, जहां पे वो भी आज के समय में प्रीमियम चार्ज करती है। खुद देख लो, Xiaomi जैसी कंपनी 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन निकालती है। कैन यू बिलीव दैट? इसके साथ ही बात करें तो इंडिया में एक अच्छे काम हुआ है यहाँ पे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, जहाँ तकरीबन 200 से ज्यादा फैक्ट्रीज यहाँ पर ओपन इंडिया में, जहाँ पे स्मार्टफोन की बेसिकली असेंबलिंग की जाती है। और आज भी हम देखा तो मोस्ट ऑफ द फोन जो काम करते हैं, जो यूज करते हैं, वो इंडिया में ही असेंबल होते हैं। लेकिन फिर भी उनके काफी सारे जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, कुछ चीजें चाइना से आती है, कुछ चीजें कोरिया से आती है, कुछ चीजें ताइवान से आती है, उसके बाद इंडिया में असेंबलिंग होती है। और अभी भी देखा तो चिप लेवल या इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट बनाना, वो भी हम थोड़ा सा पीछे हैं यहाँ पे। तो वो भी एक चीज है जहाँ पे और काम किया जा सकता है। और सरप्राइजिंगली मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, काफी सारी स्मार्टफोन कंपनीज थी, वो आज के समय में थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग वाले साइड पे थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रही है। इसके साथ ही बात की जाए तो आज के समय एक और चीज देखिए
कि इंडिया के अंदर ज्यादा R&D वगैरह ज्यादातर कंपनीज की होती भी नहीं है। R&D के नाम पे ये लोग बेसिकली अपनी कैमरा ट्यूनिंग करते हैं और जो नेटवर्क टेस्टिंग होती है वो की जाती है। इसके अलावा ज्यादातर जो काम होता है इनकी जो पेरेंट कंट्री होती है वहां पे किया जाता है। इसके साथ ये जो इंडिया की स्मार्टफोन कंपनीज है, ज्यादातर के साथ एक प्रॉब्लम देख रहा हूँ कि आज के समय में उनके प्रोडक्ट्स में दम होती नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बेचने के लिए मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा स्पेंड किया जाता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि प्रोडक्ट आपका कैसा है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैसे कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बेच कैसे सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केटिंग का वगैरह का खेल चल जाता है, लोग इस चीज को पसंद भी कर लेते हैं, लेकिन आगे चल के जब मोबाइल फोन में दिक्कत आती है तो यार लोग उससे पीछे भी भगते हैं। मेरे हिसाब से मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा पैसा डाल के अगर मोबाइल फोन को बेटर बनाने में ज्यादा पैसा डाला जाए ना तो एक कमाल की बात होगी ना यहाँ पे। इसी के साथ ही देखा तो इंडिया के फोन मार्केट में 2-3 चीजें और चल रही है। जैसे की बात करें बजट फोन में देखा जाए तो वहां पे डिक्लाइनमेंट आया है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में सरप्राइजिंगली फीचर फोन फिर से इंक्रीज हो रहा है। अब फीचर फोन का मार्केट शेयर यहाँ पे बढ़ने लग गया है, ये भी इस कमाल की बात देख रहा हूँ। और जहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखी जा रही वो दिखी जा रही 20,000 से 30,000 रुपए का सेगमेंट और 45,000 रुपए के ऊपर के फोन्स को भी पुश किया जा रहा है। पीछे का रीजन ये कि 45,000 रुपए के ऊपर एप्पल, सैमसंग और वन प्लस को पुश मिल रहा है। एप्पल और सैमसंग यहाँ पे लीड कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे अल्ट्रा प्रीमियम फोन्स को बेचने के लिए EMI स्कीम का भी यूज किया जा रहा है, जो कि काफी हद तक सही भी लगता है यहाँ पे ऊपर से देखने में कि EMI का यूज करके आप ले लो, लेकिन डेफिनेटली एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए EMI का यूज करने की जरूरत नहीं है। पास्ट में मैंने कई बार इसके बारे में बात करी है, लेकिन ये चीज बढ़ती जा रही है, इसके बारे में और बात करने की जरूरत है ताकि कम से कम लोग इस EMI वाले झंझट से निकले और जबरदस्ती EMI के रूप में महंगा फोन ना जाके ले लें, क्योंकि आप वो फोन लो जितने रुपए हैं आपके पास, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि EMI के चक्कर में आप ले रहे हो महंगा फोन, यानी कि सैलरी है 20,000 रुपए की, ले रहे हो 1 लाख रुपए का फोन। यार ये समझदारी नहीं हो। इस ट्रैप से निकलो। कंपनीज इस ट्रैप को थोड़ा और बढ़ाएंगी। अगले साल जब फोन के प्राइस हाइक होंगे फिर से, तब ये सारी चीजें और इंक्रीज हो सकती है। इन सबसे आप दूर रहो, बेटर आपके लिए सजेशन ये रहेगा। अगली चीज यहाँ पर ये रहेगी कि मोबाइल फोन्स के अंदर अब इनोवेशन उस लेवल का हो नहीं रहा जिसका हम एक्सपेक्ट किया करते थे, और चीजों में अब रिफाइनमेंट आता जा रहा है। इवन एंड्रॉइड और एप्पल के बीच में भी देखा तो जो दूरी होती है वो कम होती जा रही है, क्योंकि एंड्रॉइड के कुछ फीचर iOS में चले जाते हैं, iOS की कुछ चीजें एंड्रॉइड में चली जाती है। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यहाँ पे खत्म होता जा रहा है। कई बार देखिए ऐसा लगता है कि मोबाइल फोन कहीं ना कहीं हमारी जो अप्लायंस वाली जो कैटेगरी होती है ना वहां पर ना आ जाए। इसके साथ ही देखा है तो आने वाला फ्यूचर काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने वाला, कि आगे चल के क्या रहता है, क्या मोबाइल फोन के प्राइसेस इनके अंदर हाइक वगैरह कितना आता है। इसके साथ ही क्या चाइनीज कंपनीज जो डोमिनेंट पोजीशन इंडिया फोन मार्केट के अंदर बना रखे था उसे वो कंटिन्यू रख पाती है, या फिर कुछ और चेंजेस होते हैं स्मार्टफोन मार्केट के अंदर। इसके साथ ही यहाँ पे मेरे को ये भी देखना है कि जो फीचर फोन वाला मार्केट है यहाँ पर क्या चीजें होती है। और एक इंटरेस्टिंग इनसाइट मेरे को यहाँ मिली कि चाइनीज कंपनीज ने इंडिया और चाइना वाले मार्केट के अंदर तो अच्छी डोमिनेंस बनाई है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है जैसे यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, वहां पे चाइनीज कंपनी की डोमिनेंस नहीं है। वहां पे एप्पल और सैमसंग ज्यादा चलता है। उसके अलावा जो चाइनीज कंपनी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। वो भी सरप्राइजिंग चीज है जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करी है। देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। और ये देखने वाली बात होगी, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट सही रेट में इंडिया में मिले तो बहुत बढ़िया चीज होगी, लेकिन कब देखने को मिलते हैं देखते हैं। तो दोस्तों यार ये कुछ चीजें जो स्मार्टफोन मार्केट के अंदर चल रही थी, प्रॉब्लम्स मेरे को लगी इंडस्ट्री वाइज कंज्यूमर्स के लिए, सारी चीजें आप लोगों को बताई। इस बारे में जो आप लोग का ओपिनियन है जरूर नीचे कमेंट बताइए। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप चलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।